एक क्वेश्चन जो मुझे रिसीव हुआ है लास्ट, जो साइज्मिक एनालिसिस का लोड केस बनाना हमने देखा है। असल में अगर ओवरऑल देखें तो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट हुई, वो यहाँ से स्टार्ट हुई कि जो लोड कॉम्बिनेशंस हमें बिल्डिंग कोड्स रिकमेंड करते हैं डिज़ाइन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, जो इनमें डिफरेंट जो रिस्पॉन्सेज पुट होने चाहिए वो कहाँ से आ रहे होते हैं। ठीक है, मसलन अगर मुझे किसी ने कहा है कि 1.1 डेड लोड प्लस 1 अर्थक्वेक प्लस सम 1 लाइव लोड है, लेट से कोई कॉम्बिनेशन है किसी भी बिल्डिंग कोड से आया, तो उसमें हमें ये तो पता है कि डेड कहाँ से आ रहा होगा, लाइव कहाँ से आ रहा होगा, स्नो लोड है, विंड लोड है, ये चीज़ें आप खुद अप्लाई करते हैं। डेड लोड के अंदर सेल्फ वेट भी शामिल होता है, लेकिन सुपर इम्पोज डेड लोड, फ्लोर फिनिशेस, हर वो स्ट्रक्चर का हिस्सा जो आपने मॉडल नहीं किया लेकिन उसका वेट लगा दिया, जैसे मेसनरी वॉल्स हैं, वो भी डेड लोड में है। लाइव लोड भी आपको पता है, ये आप एज एन एरिया लोड या एज अ यूडीएल खुद अप्लाई करते हैं, ये भी बिल्डिंग कोड आपको प्रोवाइड करता है। ये फंक्शन होता है बिल्डिंग की ऑक्यूपेंसी का। हॉस्पिटल है उसका कुछ और होगा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग का कुछ और होगा, फिर एक बिल्डिंग टाइप के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ का डिफरेंट होता है, कॉरिडोर्स का कुछ और होगा, लिविंग रूम्स का कुछ और होगा, सिनेमा हॉल का कुछ और होगा फॉर एग्जांपल। ये सब चीज़ें गाइड करेगा आपको बिल्डिंग कोड। तो उसी में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये ई कहाँ से आएगा, जो अर्थ को एक लोडिंग है। ठीक है, सो चूंकि हमारा लीनियर इलास्टिक एनालिसिस चल रहा होता है तो हम लोडिंग को सम करके अप्लाई कर दें या अकेली अकेली लोडिंग का रिस्पॉन्स इन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर दें, एक ही बात है। ठीक है, सो आमतौर पे ये किया जाता है कि इन अकेले अकेले लोड यानी जो लोड केसेस हैं ई एल डी, इनके अगेंस्ट एनालिसिस रन करके रिस्पॉन्सेज को इन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर दिया जाता है। सो अगर आपने एम यू कैलकुलेट करना है इस लोड कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट, तो आप ये कर सकते हैं कि डी के अगेंस्ट एम यू कैलकुलेट करें, ई के अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट। ठीक है, और यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं आप तीनों के अगेंस्ट, और उन तीन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स को इन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर दें, एक कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ जाएगी, उसका मैक्सिमम नंबर एम यू हो जाएगा। सो बहरहाल एनीवेज डिस्कशन ये हो रही थी कि ये ई कहाँ से आएगा, यानी ई लोडिंग कहाँ से आएगी, और फिर जाहिर है कि उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कैलकुलेट होगा। सो ये ई मैंने आपको बताया था कि एक इक्विवेलेंट लेटरल फोर्स प्रोसीजर है, ELF प्रोसीजर, जो आपको एम्पिरिकली एक एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है कि आप फ्यूचर अर्थक्वेक की रिप्रेजेंटेटिव लोडिंग पहले से ही कैलकुलेट करके अपने स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर दें स्टैटिकली। ठीक है, ये उस मेथड की जिस्ट है कि आप एक V कैलकुलेट करें जो कि कोई मल्टीप्लायर टाइम्स वेट ऑफ द बिल्डिंग हो, और वो मल्टीप्लायर 10%, 15% कुछ भी हो सकता है, और वो मल्टीप्लायर ज़ाहिर है कि उस एरिया की साइज्मिसिटी का फंक्शन होगा, वो बिल्डिंग की टाइप का फंक्शन होगा, कई चीज़ों का फंक्शन होगा, सॉइल टाइप का फंक्शन होगा फॉर एग्जांपल। ये मेथड जो है ये स्टैटिक मेथड है। ठीक है, यानी अर्थ को एक एनालिसिस का सबसे बेसिक मेथड, और दूसरी तरफ एक कॉम्प्लेक्स मेथड है जो डायनामिक मेथड है, जिसमें ये ई एक स्टैटिक लोडिंग से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा होता बल्कि एक डायनामिक लोडिंग से रिप्रेजेंट हो रहा होता है, यानी टाइम डिपेंडेंट लोडिंग से। वो लोडिंग जो है वो टाइम का फंक्शन होती है, लोडिंग फ्लक्चुएट हो रही होती है जैसे कि अर्थ को एक की असल नेचर है। ठीक है, सो एक मेथड है डायनामिक मेथड जिसको टाइम हिस्ट्री एनालिसिस कहते हैं। सो मैं इसी के साथ लिख देता हूँ THA, यानी टाइम हिस्ट्री एनालिसिस प्रोसीजर, और ये मेथड जो है ये डायनामिक मेथड है। सो एक क्वेश्चन ऐसा आया कि जिसका ताल्लुक असल में THA मेथड से यानी दूसरे डिटेल वाले मेथड से है, और वो क्वेश्चन ये है कि जब आप पास्ट अर्थ को एक रिकॉर्ड करते हैं तो आप उसको 3 कंपोनेंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। एक्चुअल में जो अर्थ को एक शेकिंग है वो तो 3D शेकिंग है ना, सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है, आप लेट से, ठीक है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, तो अर्थ को एक शेकिंग के नतीजे में ये 3D मूवमेंट करेगा।
लेटरल भी करेगा, अप डाउन भी करेगा। हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं इसी पॉइंट पर अगर मैं एक साइज्मिक स्टेशन लगा दूं तो वो रिकॉर्डिंग असल में 3 डिफरेंट ग्राफ मुझे देगी। एक एक्स डायरेक्शन का शेकिंग होगी, एक वाई की शेकिंग होगी, एक जेड की होगी। ठीक है, सो अगर लेट से मैं ग्राउंड एक्सेलरेशन डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे पास असल में 3 एक्सेलरेशंस आएंगी। ठीक है, यानी ये यू जी डॉट डॉट, अगर मैं ग्राउंड एक्सेलरेशन को कहूँ तो ये यू जी डॉट डॉट एक्स में भी आएगी, वाई में भी आएगी और लेट से जेड में भी आएगी। ठीक है, 3 एक्सेस में रिकॉर्डिंग होगी। वो जो इक्विपमेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट 3 परपेंडिकुलर एक्सेस में उस मोशन को रिकॉर्ड करेगा। आप इन तीनों ग्राफ को यूज़ करके वो 3D मोशन दोबारा से विजुलाइज भी कर सकते हैं, रिक्रिएट भी कर सकते हैं। यानी अगर लेट से 50 सेकेंड का अर्थक्वेक था तो आपके पास हज़ारों डेटा पॉइंट्स आ जाएंगे उस 50 सेकेंड के लिए। लेट से 0.010 सेकेंड पर ये था, 0.01 पे ये था, 0.02 पे, और फिर अप टिल 50 सेकेंड तक जा रहा है। तो हज़ारों डेटा पॉइंट्स आ जाएंगे जो एक एक्स डायरेक्शन की मूवमेंट को शो कर रहे होंगे, फिर वाई में, फिर जेड में। आप किसी भी हर टाइम इंस्टेंट पे अगर आप ये करें कि उन एक्स, वाई और जेड के जो यूँ समझ लें कि वैल्यूज़ हैं, हर टाइम इंस्टेंट पे वो सम करते जाएं तो आपके पास वो एक 3 डायमेंशनल मूवमेंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो आप इनको कंबाइन करके तीनों ग्राफ को विजुलाइज कर सकते हैं कि 3D में ये मोशन कैसी होगी जिसको इसने एक्स, वाई और जेड में रिकॉर्ड किया है। अब क्वेश्चन ये है कि जब अर्थक्वेक खुद एक 3D मूवमेंट है तो आप जब अर्थक्वेक फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं तो हम अब जो ELF में कर रहे थे वो क्या था कि ये V जो है ये असल में सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस है। इस V को हम अलोंग द हाइट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बिल्डिंग के ऊपर, और वो फोर्सेस एक दफ़ा जैसे मैंने बताया X में लगाई जाएंगी, एक दफ़ा Y में लगाई जाएंगी, और फिर अगर बिल्डिंग अनसिमेट्रिकल है तो जब X में लगेगा तो Y का 30%, Y में लगेगा तो X का 30%। ये फर्स्ट ऑप्शन थी, और सेकेंड ऑप्शन ये थी कि आप SRSS कर दें। ठीक है, यानी ऑर्थोगोनल इफेक्ट्स जो आप अकाउंट कर रहे हैं वो असल में 2 तरह से कर सकते हैं। या तो SRSS कर दें दोनों तरफ की फोर्सेस को, और फिर डायगोनल डायरेक्शन में जैसे भी वो उनका रिजल्टेंट बनता है वो लगाएं। और दूसरी ऑप्शन ये थी कि हम मतलब एक तरफ जब फोर्सेस लगा रहे हैं तो एट द सेम टाइम उसी लोड केस के अंदर दूसरी डायरेक्शन की 30% भी लगाएं। तो यूँ हम समहाउ एक मतलब इस बात को अकाउंट कर रहे हैं कि अर्थ को एक से ज़्यादा डायरेक्शन में बेसिकली आ रहा होता है। सो ये तो ऑर्थोगोनल इफेक्ट को काउंट करने का तरीका था ELF में। जब डायनामिक एनालिसिस करेंगे यानी THA करेंगे, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस जिसको कहते हैं, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, नाम से ही जाहिर है कि पूरी हिस्ट्री जो है वो अर्थक्वेक की वो आप अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, इस एनालिसिस में आप असल में पास्ट अर्थक्वेक डाउनलोड करते हैं इंटरनेशनल डेटाबेसेस से। उन एरियाज़ या उन साइट्स पर रिकॉर्डेड अर्थक्वेक आप सेलेक्ट करते हैं जहां की साइज्मिसिटी आपकी साइट की साइज्मिसिटी से मैच कर रही होती है। ये पहला स्टेप होता है THA का। कंप्यूटर मॉडल बना लिया, अब उसके बाद अगर लोड केस बनाना है THA के लिए, डायनामिक एनालिसिस के लिए, तो पहला स्टेप ये है कि आपके पास पास्ट अर्थक्वेक होने चाहिए, उनकी पूरी हिस्ट्री अवेलेबल होनी चाहिए। यानी ये डेटा होना चाहिए जो मैंने आपको बताया कि टाइम वर्सेस ग्राउंड एक्सेलरेशन का डेटा होना चाहिए। लेकिन वो डेटा कुछ ऐसी साइट्स पर रिकॉर्ड हुआ होना चाहिए जहाँ की साइज्मिसिटी आपकी साइट की साइज्मिसिटी से मैच करती है। अगर तो आपको अपनी साइट ही पे रिकॉर्ड हुआ यानी उसी के आगे पीछे कुछ किलोमीटर की रेंज में कोई रिकॉर्ड हुए हुए पास्ट अर्थक्वेक मिल जाते हैं, उनका डेटा मिल जाता है, फिर तो ये बेस्ट है। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आप ऐसी साइट देखेंगे जो आपकी साइट से मैच करती होगी। उसमें फिर जो कॉन्सिडरेशंस हैं वो ये हैं कि फॉर एग्जांपल जो साइज्मिक सोर्स आपकी साइट पर साइज्मिक हैजर्ड को गवर्न कर रही है, किसी और साइट पर भी वही सोर्स गवर्न करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में लेट से मैं कहता हूँ कि फ़लाँ फॉल्ट है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है या कोई और फॉल्ट है जो सबसे ज़्यादा गवर्न करेगा यहाँ के साइज्मिक हैजर्ड को। ठीक है, सबसे ज़्यादा ख़तरा उस फॉल्ट से है।
तो उस फॉल्ट का मेरे से फासला और मेरी अपनी साइट की सॉइल टाइप और फिर उस फॉल्ट का फॉल्टिंग मैकेनिज्म, वो किस टाइप का फॉल्ट है, ये सब इंफॉर्मेशन मैं ढूंढूंगा इन डेटाबेसेस में जाके कि दुनिया में और जगह पर कहाँ कहाँ ये सिचुएशन है कि इतने फासले पर इस टाइप के फॉल्ट से इस सॉइल टाइप के ऊपर अगर कोई अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुए हुए हैं तो वो मुझे लिस्ट में फिल्टर होके आ जाएं। ठीक है, सो हज़ारों अर्थक्वेक का बेस है, अवेलेबल है, कई डेटाबेसेस हैं। जैसे मैंने बताया पियर ग्राउंड मोशन डेटाबेस आम तौर पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बहुत यूज़ होता है। पैसिफिक अर्थक्वेक इंजीनियरिंग रिसर्च का जो डेटाबेस है पियर डेटाबेस, इसी तरह यूएसजीएस का है, कॉस्मोस है, और कई के नेट और किक नेट के डेटाबेसेस हैं, जापानीज डेटाबेसेस। तो इन सब में मैं जाके अपनी क्राइटेरिया के मुताबिक कुछ ग्राउंड मोशन सेलेक्ट करूँगा। सो एक तो पहली बात ये पता चली हमें कि आपको अपने एरिया की साइज्मिसिटी का बड़ा अच्छा पता होना चाहिए अगर आपने टाइम हिस्ट्री एनालिसिस करना है। यानी ये सिंपल एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस से ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा है ये इंफॉर्मेशन रखना कि आपके एरिया की साइज्मिसिटी क्या है। ये एक अलग से प्रोसेस है। तो आमतौर पे डिज़ाइन ऑफिसेज ये करते हैं कि अपने 1 2 3 लोगों को एक छोटी सी टीम बना देते हैं जिसका काम ही ये होता है कि अर्थक्वेक एनालिसिस के लिए ग्राउंड मोशंस को सेलेक्ट करना, फिर उन्हें मॉडिफाई करना और फिर उन्हें उस हालत में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की टीम को देना कि जिसमें वो बस डायरेक्टली उसको इंपोर्ट कराएं सॉफ्टवेयर में और रन कर दें, लोड केस बना दें। ठीक है, सो हम ऐसे ही नहीं कर सकते कि कोई भी पास्ट अर्थक्वेक उठाया उसको अर्थ मॉडल में इंपोर्ट करवाया ई टैब्स में और रन कर दिया, बिकॉज वो अर्थक्वेक हमारे साइट पर आने वाले फ्यूचर अर्थक्वेक का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वो उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, तभी आप उसके अगेंस्ट एनालिसिस करके कोई डिज़ाइन डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो लिहाजा एक तो पहला स्टेप हो गया जिसे कहते हैं सिलेक्शन ऑफ ग्राउंड मोशन। आपने लेट से वो 7 ग्राउंड मोशंस या 12 ग्राउंड मोशंस ले ली, 11 ग्राउंड मोशंस आमतौर पे अब नया जो परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन है उसमें 11 ग्राउंड मोशंस रिकमेंड की गई हैं, पहले 7 की गई थी। तो आप यानी डायनामिक एनालिसिस भी सिर्फ एक अर्थक्वेक के लिए नहीं करते, आप कई अर्थक्वेक के लिए करते हैं, पास्ट अर्थक्वेक के लिए, और फिर उनके पीक रिस्पॉन्सेज का एवरेज लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड वेरिएबिलिटी इतनी हाई होती है, एक अर्थक्वेक आपके हो सकता है कि 50 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट प्रोड्यूस करे एक बीम में, दूसरा हो सकता है 70 करे, तीसरा हो सकता है 40 करे। तो आप एक अर्थक्वेक लेके उसके अगेंस्ट एनालिसिस करके रिजल्ट को रिलायबल नहीं कह सकते। जैसे कि ELF में बस एक V कैलकुलेट किया, वो अप्लाई कर दिया, अर्थक्वेक एनालिसिस में THA में ऐसा नहीं है। सो आप मुख्तलिफ अब कोड में गाइडलाइंस हैं, अगर 3 अर्थक्वेक्स के अगेंस्ट करेंगे तो उन 3 में जो मैक्सिमम नंबर है वो पिक करेंगे। ठीक है, तीनों में से जो मैक्सिमम नंबर रिजल्ट के तौर पे आएगा वो पिक करेंगे। अगर 7 करेंगे तो फिर उन 7 के मैक्सिमम की एवरेज यूज़ कर सकते हैं, ये कोड की रिकमेंडेशन है। और अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उनमें तो ये नंबर 11 कर दिया गया। तो लेट्स से आपने 11 ग्राउंड मोशंस डेटाबेस से डाउनलोड कर ली जो आपकी साइट की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हैं, जो उन्हीं साइट्स पे रिकॉर्ड हुई थी जो साइट क्लास आपकी बनती है और वो स्टेशन की जो साइट क्लास बनती है। यानी सॉइल का इफेक्ट भी अगर कोई आना है तो आ जाएगा, सोर्स टू साइट डिस्टेंस का इफेक्ट जो आना है आ जाएगा, फॉल्टिंग मैकेनिज्म का इफेक्ट जो आना है वो आ जाएगा। इसके अलावा कोई और 8-10 पैरामीटर होते हैं किसी भी ग्राउंड मोशन डेटाबेस में। मसलन पियर में चले जाएं और आप देखेंगे ग्राउंड मोशंस को फिल्टर करने का जो फॉर्म आता है आपके पास, उसमें क्या पैरामीटर है, वो पैरामीटर आपके पास होने चाहिए आपकी साइट के लिए ताकि वो फिल्टर आउट हो सकें। अगला स्टेप ये है कि अब ठीक है आपने वो ग्राउंड मोशंस डाउनलोड कर ली, लेकिन अभी भी वो डायरेक्टली इस काबिल नहीं है कि वो ई टैब्स में इंपोर्ट की जा सकें या किसी स्ट्रक्चरल एनालिसिस के प्रोग्राम में इंपोर्ट करके हम टाइम हिस्ट्री एनालिसिस कर सकें। अगला स्टेप है ग्राउंड मोशन मॉडिफिकेशन का। सिलेक्शन हो गई, अब उनको मॉडिफाई करना है। देखें, आपकी साइट का एक SS और एक S1 है जो ये बता रहा है कि ये 2 नंबर असल में आपकी साइट का हैजर्ड लेवल बता रहे हैं। ठीक है,
असल में ये बता रहे हैं कि आपकी साइट पर कितना हाई या कितना लो अर्थक्वेक आ सकता है फ्यूचर में, अगले 50 साल में, अगले कुछ साल में, ठीक है। तो अब होना तो ये चाहिए ना कि जो ग्राउंड मोशंस आपने डाउनलोड की हैं, जाहिर है वो कोई किसी डिफरेंट अर्थक्वेक से आई हैं, वो कोई बहुत लो एम्पलीट्यूड की होगी, कोई बहुत हाई एम्पलीट्यूड की होगी। उन सब को उस एम्पलीट्यूड पर लेकर आना होगा आपको जो एम्पलीट्यूड आपकी साइट पे आ सकता है, ठीक है। सो बिल्डिंग कोड आमतौर पर एक कर्व जिसको रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम पीरियड की कर्व होती है, और आप इससे अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के कोर्स में इससे वाकिफ हैं कि ये कर्व असल में ये है कि अगर वाई एक्सिस पे किसी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन हो और एक्स एक्सिस पे उस सिंगल डिग्री का टाइम पीरियड हो, तो आपके पास ये कर्व बन जाएगी अगर आप हर टाइप के सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का डायनामिक एनालिसिस कर लें। यानी अगर आपको एक अर्थक्वेक अवेलेबल है, लेट से एक यूजी डॉट डॉट अवेलेबल है, ठीक है, वर्सेस टाइम, तो आप ये कर सकते हैं कि इसको पहले एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पे अप्लाई करें जिसका टाइम पीरियड हो 0.1 सेकेंड, ठीक है, कैपिटल टी जिसका 0.1 सेकेंड हो, और इसकी रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन यू डॉट डॉट जो है, जिसको स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन कह देते हैं, वो उसका यानी स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन उसकी रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन का पीक पॉइंट होगा। तो अर्थ को एक अप्लाई करें बेस पे, और जो सिंगल डिग्री को एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस हो रही है उसकी पीक वैल्यू पे कर लें वो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन। फिर टाइम पीरियड को 0.2 सेकंड कर दें, 0.3 सेकंड कर दें, 1 सेकंड अप टू 4 सेकंड 5 सेकंड तक ले जाएं, और एंड पर आप एक कर्व बनाएं जिसमें टाइम पीरियड एक्स एक्सिस पे और हो 0.1 सेकंड से लेट से 4 सेकंड तक, और स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन जो है वो वाई एक्सिस पे हो, पीक रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन ऑफ दैट सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ये कर्व कहलाती है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। ये कर्व असल में किसी भी गिवन अर्थक्वेक के लिए एनालिसिस से बनाई जा सकती है, लेकिन फ्यूचर अर्थक्वेक के लिए कैसे बनाई जा सकती है? फ्यूचर अर्थक्वेक को तो यूं गिवन नहीं किया जा सकता, ना प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो बिल्डिंग कोड्स आपको एक स्मूथ कर्व की इक्वेशन देते हैं जो इस SS और S1 की टर्म्स में होती है। अगर आपको अपना SS और S1 पता है अपनी साइट का, तो इनको इस्तेमाल करते हुए आप ये कर्व प्लॉट कर लेंगे उस इक्वेशन को इस्तेमाल करके, ठीक है। सो वो जो चैप्टर 11, 12 मैंने आपको दिखाए हैं ASC 7 में, IBC में, और IBC में चैप्टर 16 है और ASC 7 में 11 ऑनवर्ड्स हैं, इनमें ये वो इक्वेशन आपको अवेलेबल होगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड। सो आप टाइम पीरियड को वेरी करवाएं 0.001 से, यानी बहुत कम से लेके 4 सेकेंड या 6 सेकेंड तक, अपना SS और S1 उसमें इनपुट डलेगा, कर्व प्लॉट हो जाएगी। अब ये रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम है फ्यूचर अर्थक्वेक का, जो बिल्डिंग कोड ने पहले से आपको आपकी साइट के ऊपर प्रोवाइड कर दिया है कि अब जो फ्यूचर अर्थक्वेक आएगा आप समझ लें जैसे ये उसका रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। सो इस रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम को अब आप स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि ये मेरी साइट का हैजर्ड लेवल है। जो भी फ्यूचर अर्थक्वेक मेरी साइट पर आएगा वो उसका अपना रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम इस रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम से मैच होना चाहिए, ठीक है। तब वो जो है वो मेरी साइट पर आने वाले फ्यूचर अर्थक्वेक को रिप्रेजेंट करेगा, वो वाला अर्थक्वेक जिसका स्पेक्ट्रम इससे मैच करेगा। ये बात समझ आ रही है आपको? मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, हर अर्थक्वेक की जो एक ये जो फॉर्म है ना UG डॉट डॉट, यानी ग्राउंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ये एक फॉर्म है, ये उसकी एक पिक्चर है उस अर्थक्वेक की। ये सबको क्लियर हो गया? एक और पिक्चर जो अभी मैंने इंट्रोड्यूस करवाई है उसका नाम है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। ये भी उसी किसी भी अर्थक्वेक की एक और पिक्चर है। सो इसको मैं कह देता हूं ग्राउंड हिस्ट्री, ठीक है, यानी ये ग्राउंड की शेकिंग है, ये वाला ग्राफ। एक और इसी की फॉर्म ये बनाई जा सकती है कि आप बहुत स्टिफ यानी 0.01 सेकेंड टाइम पीरियड के सिंगल डिग्री से लेके बहुत फ्लेक्सिबल यानी 6 सेकेंड के सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, इन पूरी सीरीज ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स के ऊपर यही अर्थक्वेक एक जो है अप्लाई करें बार बार, और हर दफा
जो सिंगल डिग्री की रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन है उसका पीक नंबर पिक कर लें, अप्लाई करें ग्राउंड एक्सेलरेशन, और उसके टॉप के ऊपर जो मास को एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस हो रही है, रिस्पॉन्स एक्सेलरेशन, रिजल्ट एक्सेलरेशन, उसका पीक पिक कर लें, उसको स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, और एंड पे इस एनालिसिस के बाद, इस सीरीज ऑफ एनालिसिस के बाद एक कर्व बनाएं कि जिसमें स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पर और सिंगल डिग्री का टाइम पीरियड एक्स एक्सिस पे हो। आपने लेट्स से 0.1 सेकंड का एक सिंगल डिग्री मॉडल किया, यानी जिसका मास और स्टिफनेस ऐसा रखा कि जिसका टाइम पीरियड 0.1 सेकंड बन गया। ठीक है, और आपको पता है कि सिर्फ टाइम पीरियड ही किसी सिंगल डिग्री का ऐसा एक सिंगल इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो उसके डायनामिक रिस्पांस को गवर्न करता है। इसके अलावा एक डैम्पिंग है, लेकिन डैम्पिंग लेट्स से हम 5% कांस्टेंट मान लेते हैं। तो 0.1 सेकंड का सिंगल डिग्री बनाया, उस पर यही अर्थक्वेक लगाया और उसका स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन कोई नंबर आ गया। फिर 0.2 सेकंड का सिंगल डिग्री बनाया, उसका भी आ गया। तो आप पॉइंट बाय पॉइंट इस तरह से एक कर्व बना सकते हैं जिसमें 0.1 से लेके 4 सेकंड तक की स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशंस को यूं प्लॉट कर लें। ठीक है, सो इस कर्व को कहते हैं रिस्पांस स्पेक्ट्रम। रिस्पांस स्पेक्ट्रम, आई थिंक आप इससे ऑलरेडी फेमिलियर हैं। यानी ये सारे के सारे मुमकिना रिस्पॉन्सेज की एक ही कर्व में स्पेक्ट्रम दे रहा है। अब आपने एक दफा अपने अर्थक्वेक के लिए ये कर्व बना ली, अब बार बार हर स्ट्रक्चर के लिए डायनामिक एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल उसका टाइम पीरियड बताएं तो आपको ये कर्व बता देगी कि पीक एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी आपके स्ट्रक्चर में। अब ये कर्व आ गई मेरे पास, एक दफा एनालिसिस को रिपीट कर करके मैंने बना ली। तो अब अगर मुझे कोई आके कहता है कि 2 सेकंड मेरे स्ट्रक्चर का टाइम पीरियड है, ये इसी अर्थक्वेक के अगेंस्ट कितना पीक एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा, तो मैं बस 2 सेकंड की सीध में जाके पीक नंबर पिक कर लूंगा और मैं डायरेक्टली आंसर बता सकता हूं। ठीक है, तो ये कर्व उसी अर्थक्वेक की जिसकी ये शक्ल थी टॉप पे, ये वाली, उसी की एक और शक्ल है ये, लेकिन ज्यादा मीनिंगफुल शक्ल है। ठीक है, इट इज द पिक्चर ऑफ द सेम अर्थक्वेक, लेकिन ये इस तरह बनाई गई है कि उस अर्थक्वेक को एक सीरीज ऑफ सिंगल डिग्रीज पर अप्लाई किया गया है और हर दफा पीक रिस्पॉन्स पिक करके ये कर्व प्लॉट कर दी गई है। सो इट इज गिविंग यू दिस होल स्पेक्ट्रम ऑफ रिस्पॉन्सेज विच यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस ग्राउंड हिस्ट्री। सो इट इज द फॉर्म ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ द सेम कर्व। ठीक हो गया। अब किसी गिवन अर्थक्वेक के लिए तो ये यूं बनाया जा सकता है जैसे मैंने अभी बताया, पॉइंट बाय पॉइंट आप इसको प्लॉट कर सकते हैं, हर सिंगल डिग्री का डायनामिक एनालिसिस करें उसी अर्थक्वेक के अगेंस्ट और एक नुक्ता हासिल करते जाएं। ठीक है, टाइम पीरियड बढ़ाते जाएं यहां तक के पूरी कर्व आ जाए। लेकिन फ्यूचर अर्थक्वेक के लिए ये कर्व कैसे बनाई जाए? ठीक है, फ्यूचर अर्थक्वेक के लिए बिल्डिंग कोड मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली आपको इक्वेशन प्रोवाइड कर देगा जो आपकी साइट के SS और S1 का फंक्शन होगी वो इक्वेशन। ठीक है, अगर टाइम हुआ तो आपको दिखा भी दूंगा, बट आज का टॉपिक हमारा डिफरेंट है तो मैं इसको जस्ट रैप अप करता हूं। आप अपनी साइट के हैजर्ड मैप पर जाएंगे अपने एरिया की, उस पर अपनी साइट का SS और S1 पिक करेंगे। SS आ गया लेट से 0.9G और S1 आ गया लेट से 0.3G। ये दो नंबर लेकर आप ये कर्व प्लॉट कर लेंगे बिल्डिंग कोड की इक्वेशन से। अब ये जो फ्यूचर अर्थक्वेक का रिस्पांस स्पेक्ट्रम आ गया है, ये अब आपके साइट के साइज्मिक हैजर्ड लेवल को डिफाइन कर रहा है। यानी अब ये कह रहा है कि आपकी साइट पे जो भी अर्थक्वेक फ्यूचर में आएगा ये उसका रिस्पांस स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ये जो कर्व आपने बना ली है ये आपकी साइट का रिस्पांस स्पेक्ट्रम है। जैसे SS और S1 क्या है? आपकी फ्यूचर अर्थक्वेक की वजह से प्रोड्यूस होने वाले स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशंस। ठीक है, एट शॉर्ट पीरियड एंड एट लॉन्ग पीरियड। तो बिल्कुल उसी तरह पूरी कर्व आपके पास आ जाएगी जो आपके फ्यूचर अर्थक्वेक की रिप्रेजेंटेटिव कर्व होगी। अब डायनामिक एनालिसिस के लिए जो ग्राउंड मोशंस आपने मॉडिफाई करनी है वो इस तरह से करनी है कि उनका अपना स्पेक्ट्रम, उनका अपना रिस्पांस स्पेक्ट्रम उन मॉडिफाइड ग्राउंड मोशंस का, वो इस कोड की
जो स्पेक्ट्रम है उससे मैच करे। ये बात समझ आ रही है आपको? जी जी जी, पास्ट अर्थक्वेक जो आपने सेलेक्ट कर लिए, अब वो सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली अप्लाई नहीं करने, बल्कि उनको मॉडिफाई करना है, और यानी उनको अप या डाउन करना है, यानी उनके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना है या घटाना है, यहाँ तक कि उन ग्राउंड मोशंस का जो स्पेक्ट्रम है वो आपकी इस कोड के स्पेक्ट्रम से मैच करे। ठीक है, तभी उनका एम्पलीट्यूड इतना हो जाएगा कि वो आपकी साइट पर आने वाले फ्यूचर अर्थक्वेक के रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई है कि ग्राउंड एक्सेलरेशन से रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कैसे बनाया जाता है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स को बार बार रन कर करके, ठीक है, और उनका टाइम पीरियड आइटरेटिवली बढ़ा के पूरी रेंज कवर कर ली जाती है, यानी कम से कम टाइम पीरियड जो मुमकिन है किसी स्ट्रक्चर का, और ज़्यादा से ज़्यादा, उन सब के लिए पीक रिस्पॉन्सेज डायरेक्टली निकाल लिए जाते हैं। ये जो मैंने अभी प्लॉट किया है, जिसको स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम पीरियड कह रहा हूँ, ये कहलाता है एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। लेकिन आप हर दफ़ा जब एनालिसिस कर रहे हैं तो पीक डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, पीक वेलोसिटी भी, तो एक डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम भी होता है, एक वेलोसिटी भी होता है, बट स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में आमतौर पे एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम यूज़ होता है। ठीक है, हर ग्राउंड हिस्ट्री का पास्ट अर्थक्वेक, रिकॉर्डेड पास्ट अर्थक्वेक का एक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम बनाया जा सकता है। ठीक है, वो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम उसी अर्थक्वेक की एक और फॉर्म है। जिस तरह ये एक फॉर्म है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, उसी तरह है स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम पीरियड। लेकिन ये जो दूसरी फॉर्म है ये ज़्यादा मीनिंगफुल है। ये आपको फर्स्ट फॉर्म आपको ये बता रही है, जो फर्स्ट फॉर्म है ग्राउंड हिस्ट्री, ये बता रही है कि अर्थ कैसे शेक हुई है। ये निचली फॉर्म आपको ये बता रही है कि कोई स्ट्रक्चर कैसे शेक होगा अगर ये अर्थक्वेक आ जाता है तो, और उसमें हर पॉसिबल स्ट्रक्चर कवर हो गया है। अगर आपका कोई डैम है उस एरिया में जहां पर ये अर्थक्वेक आ सकता है, ये ऊपर वाला, और उस डैम का टाइम पीरियड है लेट्स से 3 सेकंड, तो आप सिंपली ये करें 3 सेकंड की सीध में देख लें कि क्या स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा वो डैम। कोई बिल्डिंग है उसका टाइम पीरियड है 0.5 सेकंड, डायरेक्टली 0.5 सेकंड से देख लें तो पूरा स्पेक्ट्रम कवर हो गया। एक्स एक्सिस पे जब आप टाइम पीरियड वेरी कर रहे हैं तो आप असल में हर पॉसिबल स्ट्रक्चर कवर कर रहे हैं जो उस अर्थक्वेक से अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो दूसरी फॉर्म है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम वाली फॉर्म, ये ज़्यादा मीनिंगफुल फॉर्म है उसी अर्थक्वेक की। अब मैं रिपीट करता हूँ अगेन कि आपने अपनी नई बिल्डिंग को डिज़ाइन करना है फ्यूचर अर्थक्वेक के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको अपने फ्यूचर अर्थक्वेक का रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए। अगर तो फ्यूचर अर्थक्वेक की ग्राउंड हिस्ट्री पता चल जाए फिर तो ये सारी कहानी फजूल है, फिर तो आप उस ग्राउंड हिस्ट्री के अगेंस्ट डायरेक्ट डायनामिक एनालिसिस करेंगे ना, अगर फ्यूचर अर्थक्वेक की ग्राउंड हिस्ट्री पता चल जाए। लेकिन वो तो अवेलेबल नहीं है। यहीं से तो हमारी साइंस स्टार्ट होती है कि फ्यूचर अर्थक्वेक को हम इस तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उसकी ग्राउंड हिस्ट्री हमें अवेलेबल हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि हम फ्यूचर अर्थक्वेक का एक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम प्लॉट करते हैं, अप्रॉक्सीमेट रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम चलें उसको कह लें, जिसको डिज़ाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। वो स्पेक्ट्रम हमें बिल्डिंग कोड की इक्वेशन से मिलता है। हर बिल्डिंग कोड आपको एक इक्वेशन देगा, जिस इक्वेशन में आप अगर अपनी साइट का SS और S1 डालें, वही SS और S1 जो आपने अभी ELF में एज एन इनपुट इस्तेमाल किया, जो आपके एरिया की आपकी साइट की साइज्मिसिटी को बता रहा है, वो SS और S1 आप उस इक्वेशन में डालें और फ्यूचर अर्थक्वेक का स्पेक्ट्रम प्लॉट कर लें अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, सो अब वो जो स्पेक्ट्रम आ गया है वो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम है एक तरह का, लेकिन फ्यूचर अर्थक्वेक का, एक ऐसे अर्थक्वेक का जो अभी नहीं आया। ठीक है, अगर आपने डायनामिक एनालिसिस करना है अपनी बिल्डिंग का, तो आपने वो ग्राउंड मोशंस अप्लाई करनी है डिजाइन के लिए एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्यूचर अर्थक्वेक्स, कि जिनका अपना स्पेक्ट्रम आपकी बिल्डिंग कोड के बनाए हुए स्पेक्ट्रम के साथ मैच करे। यानी अगर ये बिल्डिंग कोड का स्पेक्ट्रम है, ये जो लाइन जिसको मैं डबल कर रहा हूं, लेट्स से कि ये कोड से आई है, तो जो आप अर्थक्वेक लगा रहे हैं डायनामिक एनालिसिस करने के लिए, उसका भी अगर इसी तरह सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम से अगर स्पेक्ट्रम प्लॉट किया जाए तो वो इसके कुछ मिलता जुलता है, इसके ऊपर नीचे ही इसके साथ मैच करता हुआ है। ठीक है, तो आप ये करते हैं कि आप
ग्राउंड मोशन डेटाबेस से ग्राउंड मोशंस लेते हैं, फिर उनके ऊपर फैक्टर अप्लाई करते हैं, 1 से बड़ा या 1 से छोटा, ठीक है। और फिर और भी कई टेक्निक्स हैं जिनसे उन अर्थक्वेक्स को मॉडिफाई किया जाता है। एक तो तरीका है ना सिंपल फैक्टर, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे अर्थक्वेक को, पूरी हिस्ट्री को, तो स्पेक्ट्रम जो नीचे था वो सीधा 2 से ऊपर चला गया। और आप उसको वो फैक्टर कैलकुलेट कर लें कि मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये अर्थक्वेक का जो अपना स्पेक्ट्रम है वो मेरी साइट के डिज़ाइन स्पेक्ट्रम जो कोड से आया है उससे मैच कर जाए। जब वो फैक्टर अप्लाई कर दिया जाएगा तो वो मॉडिफाइड ग्राउंड मोशन अब रेडी है डायनामिक एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि अब वो आपकी साइट पर आने वाले फ्यूचर अर्थक्वेक के लेवल की हो चुकी हुई है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ लेफ्ट पे मैं आपको एक बनाता हूँ कि ये लेट से मैंने कर्व अपनी साइट के लिए, ये जो स्मूथ सी कर्व है ये मैंने प्लॉट कर लिया बिल्डिंग कोड से, ठीक है, स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम पीरियड। तो ये मेरी कोड की का डिज़ाइन स्पेक्ट्रम है, डिज़ाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, यानी ये वो कर्व है जो आपने फ्यूचर में अर्थक्वेक के लिए यानी नई बिल्डिंग्स की डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल करनी है। अब मैंने ग्राउंड मोशन डेटाबेस से कोई अर्थक्वेक डाउनलोड किए, उन अर्थक्वेक का अपना स्पेक्ट्रम बनाया, ठीक है, यानी उसी हालत में डाउनलोड करने के बाद उसको यही वाला प्रोसेस किया जो मैं यहाँ बॉटम लेफ्ट पे बता रहा हूँ, ठीक है, उसका अपना स्पेक्ट्रम बनाया, यानी वो कर्व बनाई उस अर्थक्वेक की, और वो ये आ गई लेट से, ठीक है। सो ये एक किसी स्पेसिफिक अर्थक्वेक की का स्पेक्ट्रम आ गया, ठीक हो गया। अब मुझे ये पता चला कि ये जो मैंने डाउनलोड किया अर्थक्वेक, इसका अपना लेवल एम्पलीट्यूड मेरी साइट पर आने वाले फ्यूचर अर्थक्वेक से कम है, ठीक है। ये किसी ऐसी जगह पे रिकॉर्ड हुआ है, किसी ऐसे अर्थक्वेक के नतीजे में रिकॉर्ड हुआ है जिससे जो एक्सेलरेशंस प्रोड्यूस हुई हैं वो मेरी साइट पर फ्यूचर में आने वाली एक्सेलरेशन से कम है। तो आप एक फैक्टर कैलकुलेट करेंगे जो ये रेशो होगा, बेसिकली इन दोनों स्पेक्ट्रा का रेशो होगा, वो मल्टीप्लायर आप इस ओरिजिनल अर्थक्वेक पर अप्लाई कर देंगे, यानी जो इस स्पेसिफिक अर्थक्वेक की अपनी हिस्ट्री होगी ना जो आपने डाउनलोड की हुई है, इसको सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये एम्पलीफाई हो जाएगी। एम्पलीफाइड ग्राउंड मोशन का स्पेक्ट्रम आप बनाएंगे तो वो इसके 2 गुना आएगा और आपकी साइट के स्पेक्ट्रम से मैच कर जाएगा। इसी तरह कोई हो सकता है आपने डाउनलोड किया हो और उसका अपना स्पेक्ट्रम उसी हालत में डाउनलोड करने के बाद आपने प्लॉट किया तो वो इससे ऊपर आ गया, तो अब इसका मतलब है अब इसको रिड्यूस करना चाहिए, ये जो अर्थक्वेक है मेरी साइट पर आने वाले फ्यूचर अर्थक्वेक से ज़्यादा है, तो इसको मैं 0.5 से 0.8 से वही फैक्टर कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करूँगा और मल्टीप्लाई करके उसको रिड्यूस करेंगे। और रिड्यूस्ड ग्राउंड मोशन का स्पेक्ट्रम जब आप तसल्ली कर लेंगे कि मेरी साइट के स्पेक्ट्रम से मैच कर रहा है, वो मॉडिफाइड ग्राउंड मोशन अब रेडी है ई टैब्स में इंपोर्ट होने के लिए और अब डायनामिक एनालिसिस के लिए, ठीक है। सो अब मैं ये एग्जांपल इसकी नहीं बता सकूंगा बिकॉज इसके लिए मेरी बहुत सी वीडियोस वगैरह भी अवेलेबल हैं, एक पूरी प्लेलिस्ट है टाइम हिस्ट्री एनालिसिस पे, बट उसकी जिस्ट ये है सारी जो भी कहानी है उसकी कि पहले ग्राउंड मोशन डाउनलोड करेंगे, उसमें अलग चीज़ों का ख्याल रखेंगे, फिर उसके बाद उसको मॉडिफाई करेंगे, उसमें ये स्पेक्ट्रम वाली कहानी करेंगे। जब आप मॉडिफाई कर चुकेंगे तो फिर आप उस मॉडिफाइड ग्राउंड मोशन को ई टैब्स में इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब उसमें जो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन पर अभी हम आए ही नहीं, क्वेश्चन सिंपली ये था कि आपने तो जो अर्थक्वेक है वो 3 डायरेक्शंस में डाउनलोड किया है, यानी वो अब जब आप डाउनलोड करेंगे एक अर्थक्वेक तो एक ग्राफ नहीं आ जाएगा, 3 एक्सेलरेशन के ग्राफ आएंगे, एक्स में, वाई में, जेड में। तो आमतौर पे जेड के लिए जेड डायरेक्शन में टाइम हिस्ट्री एनालिसिस नहीं किया जाता बिकॉज वर्टिकल लोडिंग के लिए ऑलरेडी आप स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर चुके हैं और उसमें ठीक ठाक फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आमतौर पे ये एजम्पशन की जाती है अनलेस कि कोई बड़ा स्पेशल केस हो, लेकिन आम बिल्डिंग्स में ये एजम्पशन की जाती है कि जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो कोई ख़ास नुकसानदेह नहीं है बिल्डिंग के लिए। मेनली लेटरल एक्सेलरेशन या बिल्डिंग का एक्स और यानी अर्थक्वेक का एक्स और अर्थक्वेक का वाई, ये 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं जो डैमेज प्रोड्यूस करेंगे।
तो अभी हम उस assumption पे लेट से चलते हैं। अभी कभी टाइम मिला तो मैं बताऊंगा कि किन केसेस में वर्टिकल कंपोनेंट भी नुकसानदेह हो सकता है। अगर लेट से आपकी बिल्डिंग बेस आइसोलेटेड है, ठीक है, तो ये मुमकिन है कि वर्टिकल अप डाउन से आपका जो बेस आइसोलेशन का मैकेनिज्म है वो फेल हो जाए, ठीक है। और भी कई सेंसिटिव इश्यूज हो सकते हैं जिनमें कई दफ़ा आपकी बिल्डिंग में ऐसा इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है जो वर्टिकल एक्सेलरेशन सेंसिटिव है, ठीक है। बट एनीवेज अभी चलते हैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल दो कंपोनेंट्स। तो अब अर्थक्वेक के दो कंपोनेंट है, अर्थक्वेक का एक्स और अर्थक्वेक का वाई, ठीक है, जो उस रिकॉर्डिंग स्टेशन की ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहे हैं। दो कंपोनेंट है, दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। वो अब इस डायनामिक एनालिसिस में कैसे अकाउंट होंगे? स्टैटिक एनालिसिस में तो आपको अभी पता है कैसे अकाउंट होंगे, वही कि आप एक में लगाएं, दूसरे का 30% लगा दें या ऐसा रेसेस कर दें। डायनामिक एनालिसिस में आपके पास अर्थक्वेक के अपने दो कंपोनेंट हैं और फिर बिल्डिंग की भी दो डायरेक्शंस हैं, एक्स और वाई, ठीक है। सो अब मैं उसको आपको समझाने के लिए यूं करता हूं कि लेट्स से कि ये बिल्डिंग का फुटप्रिंट है, आप टॉप से देख रहे हैं, प्लान है, ये बिल्डिंग का एक्स है और ये बिल्डिंग का वाई है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने अर्थ को एक डायनामिक एनालिसिस करना है, यानी शेकिंग देनी है इसको, और शेकिंग भी इस तरह देनी है कि आपके पास दो एक्सेलरेशन की शेकिंग के ग्राफ अवेलेबल हैं एक अर्थक्वेक के लिए, ठीक है, दो कंपोनेंट हैं उसके। सो मैं कहता हूं कि मैंने एक ग्राउंड मोशन डाउनलोड की, उसका नाम था EQ, और उसको फिर मैंने मॉडिफाई भी कर दिया, ये फाइनल ग्राउंड मोशन है, लेकिन असल में अब ये दो ग्राउंड मोशंस हैं, एक EQ1 कह देते हैं, एक EQ2 कह देते हैं। आमतौर पे इनके नाम जब डाउनलोड करेंगे ना तो उनके नाम ही में लिखा होता है कि ये कौन सा कंपोनेंट है। तो एक को मैं कह देता हूँ EQ 0 डिग्री एंगल और दूसरा EQ 90 डिग्री। आपको नाम में ही इस तरह से ये मिल जाएगा, 0 90 या 270 और 360, ठीक है, मतलब आपस में परपेंडिकुलर। एक अर्थक्वेक EQ के दो ग्राफ अवेलेबल हैं एक्सेलरेशन के, EQ 0 EQ 90, ठीक है। तो अब आप यूं करेंगे कि अगर तो बिल्डिंग सिमेट्रिक है, ठीक है, उसमें एक्स और वाई में कपल्ड एक्शन नहीं है, एक्स और वाई को अलग अलग ट्रीट किया जा सकता है, तो फिर तो आप यूं करेंगे कि चार केसेस बना सकते हैं। EQ 0 को बिल्डिंग के एक्स में लगाएं, EQ 90 को बिल्डिंग के एक्स में लगाएं, अलग अलग दो केस हो गए। EQ 90 को बिल्डिंग के वाई में लगाएं और EQ 0 को भी बिल्डिंग के वाई में लगाएं, तो दो केस ये हो गए। तो चार केस बन सकते हैं आपके, अगर आपकी बिल्डिंग सिमेट्रिक है, ठीक है, वो कपल्ड एक्शन नहीं कर रही, यानी टॉर्शन में नहीं चली जाती, एक डायरेक्शन में फोर्सेस लगाने में दूसरी डायरेक्शन में स्वे नहीं करती, रेगुलर बिल्डिंग है, एक्शन कपल्ड नहीं है, एक्स और वाई में जो बिहेवियर है वो अलग अलग है, उनको अलग अलग समझा जा सकता है। उस सूरत में आप अलाउड हैं कि आप चार मुख्तलिफ लोड केस बना लें इन दो टाइम हिस्ट्रीज के, EQ 0 और EQ 90 के। वो चार केस क्या बनेंगे कि आप EQ 0 को बिल्डिंग के एक्स में लगा दें, फिर EQ 90 को बिल्डिंग के एक्स में लगा दें, ठीक है, फिर तीसरा केस बना दें कि EQ 0 को बिल्डिंग के वाई में लगा दें, और फिर चौथा केस बनेगा कि EQ 90 को बिल्डिंग के वाई में लगा दें। तो एक अर्थ को एक असल में चार लोड केसेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें प्लस और माइनस करने की जरूरत नहीं है बिल्डिंग कोड्स में, क्योंकि जब ELF किया था तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आई थी और वो फोर्सेस आपने एक दफ़ा प्लस के साथ लगाई, एक दफ़ा माइनस के साथ लगाई। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लस है, +1E, ये दो में टूट जाएगा, एक दफ़ा +1E, एक दफ़ा -1E, यानी वही फोर्सेस अगर राइट वर्ड लगी हैं तो अगली दफ़ा अगले कॉम्बिनेशन में वो लेफ्ट वर्ड लगें, और फिर आप इन सारे लोड कॉम्बिनेशन में से जो मैक्सिमम MU है वो डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। ये तो था जब स्टैटिक एनालिसिस था। अब डायनामिक एनालिसिस में चूंकि लोडिंग खुद कभी प्लस में जा रही है कभी माइनस में जा रही है, यानी जो खुद ही ये EQ 0 है ये कभी राइट वर्ड बिल्डिंग को धकेलता है, कभी लेफ्ट वर्ड धकेलता है, ठीक है। सो लिहाजा इधर डायनामिक एनालिसिस से जब E आएगा, जब THA से E कैलकुलेट हो रहा होगा, यानी आपने डायनामिक का लोड केस बनाया हुआ है और ELF नहीं कर रहे,
उस सूरत में ये प्लस और माइनस का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप यहां देखें कि इस केस में ई जो है वो खुद 4 मुख्तलिफ लोड केसेस में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक लोड कॉम्बिनेशन असल में 4 कॉम्बिनेशंस में बदल जाएगा, यानी आपको 4 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। पहले ई की जगह पर आप रखेंगे जो पहला केस बना, फिर दूसरा केस बना, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, सो एक लोड कॉम्बिनेशन जो बिल्डिंग कोड में अवेलेबल है उसकी जगह सॉफ्टवेयर में 4 लोड कॉम्बिनेशंस डिफाइन किए जाएंगे। हर एक में ई की जगह पर एक दफा केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। और ये सब अब है एक अर्थक्वेक की कहानी। अभी एक अर्थक्वेक के 2 कंपोनेंट आपने देखे, वो 4 केसेस में बदल गए, और वो चारों केसेस किसी भी लोड कॉम्बिनेशन जिसमें अर्थक्वेक आ रहा है उसमें बारी बारी रिप्लेस होंगे। ठीक है, सो अगर आपने इस कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट डिजाइन करना था तो असल में आप 4 कॉम्बिनेशंस के मैक्सिमम पे डिजाइन करेंगे। ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन इनपुट करवाएंगे, सॉफ्टवेयर उसका मैक्सिमम रिपोर्ट करेगा। ठीक हो गया। ये तो था जब आपकी बिल्डिंग सिमेट्रिकल थी। अब आप आ जाएं, यानी ये ऐसे ये इक्विवेलेंट है इस बात के कि जब आपकी बिल्डिंग सिमेट्रिकल है तो ये ई जो है ये एक दफा एक्स में लग जाएगा, ई एक्स में, और एक दफा वाई में। ठीक है ना, आपको वो x प्लस 30% वाई या y प्लस 30% x करने की जब जरूरत नहीं है और आप डायनामिक एनालिसिस कर रहे हैं तो फिर ये अलग अलग x में और y में लगाएंगे। जब आपकी बिल्डिंग सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, वो एक डायरेक्शन में फोर्सेस लगाने से दूसरी में भी स्वे कर जाती है, तो उस सूरत में आप यूं अलग अलग x में और y में ये 4 केसेस नहीं बना सकते डायनामिक एनालिसिस के दौरान। उस सूरत में जो ऑप्शन आप यूज करेंगे वो ये करेंगे। अब मैं दोबारा से बनाता हूं यहां पे कि ये बिल्डिंग का x है, टॉप से आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग का y है। तो पहले आप केस 1 बनाएंगे जिसमें बिल्डिंग के x में आप लगाएंगे EQ0 और एट द सेम टाइम उसी लोड केस के अंदर ही बिल्डिंग के y में लगाएंगे EQ90। ठीक है, ये लोड केस 1 बनेगा आपका इस केस का, जब आपका अनसिमेट्रिकल केस है। ठीक है, सो मैं इसको लिख देता हूं सिमेट्रिकल और ये मैं लिख देता हूं अनसिमेट्रिकल U। ये केस 1 हो गया। तो फर्स्ट केस इस केस में बन गया कि EQ0 बिल्डिंग के x में प्लस एट द उसी लोड केस के अंदर ही, क्योंकि आप लोड केस में भी एक से ज्यादा लोड ऐड कर सकते हैं जो जमा होकर अप्लाई होंगे, और उसी लोड केस में प्लस करके लिख रहा हूं EQY बिल्डिंग के x में, बिल्डिंग के y में, सॉरी EQ90 डिग्री बिल्डिंग के y में। ठीक है, और दूसरे केस में आप इनको उल्टा देंगे, आप कहेंगे कि आप EQ90 बिल्डिंग के x में लगे और EQ0 बिल्डिंग के y में लगे। तो ये दूसरा केस बन गया, EQ90 प्लस EQ90 इन बिल्डिंग x, बिल्डिंग के x में, प्लस EQ0 बिल्डिंग के y में। ठीक हो गया। सो अब ये 2 केसेस आप लगाएंगे और इन 2 केसेस को बारी बारी E की जगह पे रिप्लेस करेंगे लोड कॉम्बिनेशन में। क्लियर हो गया। ठीक है, सो यूं आप वो जो ऑर्थोगोनल इफेक्ट्स हैं, यानी अर्थक्वेक का किसी भी डायरेक्शन में आ जाने का जो फैक्ट है, ये अकाउंट करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जब आप डायनामिक एनालिसिस कर रहे हो। जब स्टैटिक कर रहे हो तो डिफरेंट कहानी है, जब डायनामिक कर रहे हो तो आप अर्थक्वेक के दोनों कंपोनेंट्स के यूं केसेस फर्दर फिर आगे बनाते हैं। ठीक है, सो अब इसमें देखें ना सॉफ्टवेयर क्या कर रहा होगा जब आपने दोनों कंपोनेंट अर्थक्वेक के इकट्ठे लगा दिए एक ही केस में। अब आपका प्रोग्राम जो आपका कंप्यूटर मॉडल है उसको हर डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली शेक कर रहा है। यानी जब आपने सिर्फ x लगाया था, ये टॉप वाला जो केस है, लेट से आपने एक अर्थक्वेक सिर्फ x में लगा दिया तो बिल्डिंग को वो सिर्फ यूनी डायरेक्शनली शेक कर रहा है। लेकिन जब दोनों कंपोनेंट इकट्ठे लगा दिए, ये सेकंड अनसिमेट्रिकल के केस में, तो आप बिल्डिंग एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है, दोनों डायरेक्शंस में इकट्ठी मूव कर रही है। यानी 50 सेकंड का EQ0 था, 50 ही सेकंड का EQ90 था। ये रियल टाइम में कंबाइन होके 50 सेकंड की एक हॉरिजॉन्टल शेकिंग दे रहे हैं जो बाई डायरेक्शनल है।
ठीक है, तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक केस है अर्थक्वेक लोडिंग का, बजाय कि आप दोनों डायरेक्शंस को अलग अलग ट्रीट करें जैसे कि ये ऊपर था। जो सिमेट्रिकल का केस है वो एक सिंप्लिसिटी है कि आपकी बिल्डिंग इतनी रेगुलर है, बिल्कुल एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर उसका फुटप्रिंट है कि जब वो एक्स में शेकिंग आती है तो वाई में बिल्कुल शेक नहीं करती वो, ठीक है, यानी आप, और फिर जब वाई में आती है तो एक्स में शेक नहीं करती। तो आपने क्या किया कि उनको अलग अलग शेक करवा के चारों का एनवेलप ले लिया। जब आप कॉम्बिनेशन में उनको चारों को बारी बारी डाल रहे हैं तो डिज़ाइन आप इनके एनवेलप पे करेंगे। तो इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक बीम मैं लेता हूँ, ठीक है, और वो स्पेसिफिक बीम के हर लोड कॉम्बिनेशन से एक MU आ जाएगा उसके पास, ठीक है, यानी चारों कॉम्बिनेशन से आ जाएंगे, आप उनके एनवेलप पे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। सो इसलिए वो उसमें यानी ये सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि रियल से आप हट रहे हैं, असल में आप रियल लोडिंग को टुकड़ों में अप्लाई कर रहे हैं और फिर उन सारे टुकड़ों का मैक्सिमम जो आ रहा है उस पर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो बात एक ही बन जाती है। सम पे नहीं, मैक्सिमम पे। हर लोड कॉम्बिनेशन अलग से एक डिज़ाइन आपको प्रोवाइड करेगा, कर सकता है, आप उसके एनवेलप पे डिज़ाइन करते हैं। फाइनल डिज़ाइन जो होता है वो हर लोड कॉम्बिनेशन से आने वाले रिजल्ट्स के मैक्सिमम पे डिज़ाइन होता है, ठीक है। सो आपने 50 लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन किए तो आप असल में 50 मुख्तलिफ डिज़ाइन असल में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो फाइनल डिज़ाइन होता है वो उन सब का एनवेलप होता है। जो कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा रीइंफोर्समेंट मांगेगा वो फाइनल रीइंफोर्समेंट होगी, ठीक है। यही तो मैं कह रहा हूं, अगर वो इफेक्ट करे तो फिर तो ये कपल्ड बिहेवियर हो गया, फिर तो आपने ये आना ही ऑप्शन बी पे है। इसको मैं बी कह देता हूं, इसको मैं ए कह देता हूं। नहीं, आप उनमें कुछ बिल्डिंग्स इतनी रेगुलर होती हैं कि आप उनमें अगर एक्स में शेकिंग प्रोड्यूस करें तो वाई में कोई शेकिंग प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है, वाई में करें तो एक्स में बिल्कुल नहीं होगी। इसका मतलब है उनके दोनों डायरेक्शंस अलग अलग हैंडल किए जा सकते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं एक ऐसी सिमेट्रिकल बिल्डिंग लूँ तो मैं उसके जितने फ्रेम एक्स में जो है वो लोडिंग को रेजिस्ट कर रहे हैं उनको अलग से डिज़ाइन किया जा सकता है, जो वाई में उनको अलग से किया जा सकता है, ठीक है। सो इस उन केसेस में आप इसको यूनी डायरेक्शनली शेकिंग कर सकते हैं अलग अलग दोनों में, और ये आपको मॉडल एनालिसिस से ही पता चल जाता है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर बिल्डिंग अपने फर्स्ट मोड में ही किसी एंगल पे ट्विस्ट हो रही है, किसी डायगोनल डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब है ये दोनों डायरेक्शंस इकट्ठी एक्ट कर रही हैं, इसमें कपल्ड बिहेवियर है। अगर फर्स्ट मोड आपका फंडामेंटल स्वे मोड है, बिल्डिंग परफेक्टली एक्स में स्वे करती है, वाई में करती ही नहीं है। सेकंड मोड आपका परफेक्टली वाई का फंडामेंटल स्वे मोड है, इसका मतलब है ये दोनों डायरेक्शन अलग अलग एक्ट कर रही हैं, ठीक है। जो शियर वॉल एक्स डायरेक्शन में जिसकी लॉन्गर डायमेंशन है वो एक्स के लोडिंग में डिज़ाइन हो जाएगी, जो वाई में है वो वाई की लोडिंग में डिज़ाइन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी बिल्डिंग है जिसमें फर्स्ट मोड में बिल्डिंग किसी एंगल पे मुड़ रही है या डायगोनल में स्वे कर रही है, तो अब इसमें जो भी शियर वॉल है वो बैक वक्त दोनों फोर्सेस लगा के डिज़ाइन होनी चाहिए, ठीक है, वो फिर केस बी बनेगा आपका। सो लिहाजा ये आपका अब डिसीजन होगा। तो अब मैं एंड पे ये करता हूँ कि इस डिस्कशन को क्लोज करने के लिए आपको वो डायनामिक एनालिसिस का लोड केस बनाना भी क्विकली 5 मिनट में बता देता हूँ। यानी वो सारी डिस्कशन स्किप करते हैं कि ग्राउंड मोशन डाउनलोड कैसे करेंगे, उसमें किस चीज़ का ख्याल रखेंगे और फिर मॉडिफाई कैसे करेंगे। अगर आपके पास फाइनल फाइल आ गई है जो आपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करनी है और फिर डायनामिक का लोड केस डिफाइन करना है, तो वो लोड केस कैसे डिफाइन करना है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, वो 5 मिनट का काम है। सो मैं एक एग्जाम्पल फाइल आपको दिखाता हूँ अर्थक्वेक की, और फिर उसको इंपोर्ट करके उसको लोड केस में सेव करना भी सिखाता हूँ। सो ये हमारी वही एग्जाम्पल बिल्डिंग है, एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग है जो हम स्टार्ट से ही देख रहे हैं, और इसके ऊपर हमने ELF का लोड केस बनाना देखा था।
अगर लेट से मैं इसका डायनामिक एनालिसिस करना चाहता हूँ और मेरे पास फाइनल मॉडिफाइड अर्थक्वेक की फाइल आ चुकी है, तो पहला काम ये करूँगा मैं कि डिफाइन में जाके फंक्शंस में टाइम हिस्ट्री में वो ग्राउंड मोशन की फाइल इंपोर्ट कर लूँगा। वो ग्राउंड मोशन होनी चाहिए ग्राउंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। और असल में वो दो होंगी, हर अर्थक्वेक के लिए दो फाइलें होंगी, एक उसका 0 डिग्री और एक उसका 90 डिग्री, ठीक है, EQ0 और EQ90। सो अभी मैं एग्जांपल के लिए चलें देखता हूँ मेरे पास क्या अवेलेबल है, और इसमें मैं न्यू पर क्लिक करूँगा टाइम हिस्ट्री पर, और इसमें फिर मैं जाके ऐड न्यू फंक्शन पे क्लिक करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं टाइप सेलेक्ट करूँगा कि मैं किस टाइप की का फंक्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। फंक्शन मतलब कोई भी ऐसी टाइम वेरिएशन जो बाद में किसी लोडिंग को असाइन की जा सके। सो मैं इसमें जाता हूँ, फ्रॉम फाइल पे क्लिक करता हूँ कि ये मैं फाइल से इंपोर्ट करवाऊंगा ग्राउंड मोशन, ठीक है। ऐड न्यू फंक्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे देखें कि एक फंक्शन का नाम रखा जा सकता है, और फिर ब्राउज पे करके मैं वहाँ पे चला जाऊँगा जहाँ पे ये फाइल मैंने सेव की हुई है। सो मैं अभी चूँकि मेरे पास है नहीं, तो मैं जो इसमें डिफ़ॉल्ट में ई टैब्स के साथ ही कुछ एग्जाम्पल अर्थक्वेक आते हैं वही आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सी ड्राइव में वो जहाँ पे ई टैब्स इंस्टॉल होता है वहीं पे ये आपकी ये फाइल्स होनी चाहिए, कुछ एग्जाम्पल अर्थक्वेक होने चाहिए। सो इसमें कहाँ पे होगा, टाइम हिस्ट्री फंक्शंस में, बिल्कुल। तो अब ये देखें ये कुछ अर्थक्वेक हैं जो बड़े फेमस अर्थक्वेक हैं, उन्होंने कुछ एग्जाम्पल के लिए पहले से रखे हुए हैं। एल सेंट्रो अर्थक्वेक लेट से यहाँ पर है। ये जो ग्राउंड मोशन की फाइल आप डाउनलोड करते हैं मुख्तलिफ डेटाबेसेस से, इसकी डिफरेंट एक्सटेंशंस होती हैं। कुछ तो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं .txt जो नोट पैड में ओपन हो जाती हैं, कुछ जो है वो .th होती हैं, जैसे यहाँ पे देखें .th टाइम हिस्ट्री, कुछ होती हैं .acc एक्सेलरेशन फाइल्स, कुछ होती हैं .data dat, ठीक है। लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है कि वो सब नोट पैड में ओपन हो जाती हैं, ठीक है। और आप जब ओपन करेंगे आपको वो फाइल समझ आ जाएगी कि अच्छा ये एक्सेलरेशन कॉलम है, ये टाइम कॉलम है, या कई एक्सेलरेशन कॉलम है और उनको यूं रीड करना है, वो सब समझ आ जाएगा। सो मैं अभी एक अर्थक्वेक है, जैसे ये एक अर्थक्वेक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये तीन जो हैं ALTADENA 1 2 3 1 2 और Z, ठीक है। सो नाम से मुझे इतना पता चल गया कि Z इसका वर्टिकल एक्सेलरेशन है, 1 और 2 इसके 0 और 90 डिग्री के हैं, ठीक है। सो मैं 1 को अभी डायरेक्टली उसमें ब्राउज में ओपन करने की बजाय पहले मैं इसको नोट पैड में ओपन करके ना इसका फॉर्मेट समझ लेता हूँ कि अगर जब मैंने इसको इंपोर्ट करवाना है तो क्या क्या इनपुट देनी पड़ेंगी। तो मैं इसको ओपन विद करके इसको नोट पैड में ओपन कर लेता हूँ, और ये चीज़ जैसे मैंने बताया हर अर्थक्वेक की फाइल में कॉमन होगी कि वो नोट पैड में ईजीली ओपन हो जाएगी। सो आप ये देखें कि ये एक फाइल है जिसमें इस अर्थक्वेक की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। ये जो पहली लाइंस होती हैं इनको हेडर लाइंस बोलते हैं, जिसमें अर्थक्वेक की इंफॉर्मेशन होती है। डेटा कहीं आगे से जाके स्टार्ट होता है, ठीक है। सो अब वो ये तो बता रहा है कि ये 0 डिग्री की फाइल है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फर्स्ट कंपोनेंट है, और इस जगह ये कोई अर्थक्वेक का नाम होगा मोस्ट प्रोबेबली, यहाँ पे वो रिकॉर्ड हुआ होगा। तो पहले अर्थक्वेक की और रिकॉर्डिंग स्टेशन वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद ये देखें लिखा हुआ है 2000 पॉइंट्स ऑफ एक्सेलरेशन डेटा इक्वली स्पेस्ड एट 0.02 सेकेंड, और इसके यूनिट हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ग्राउंड एक्सेलरेशन है, उसके 2000 पॉइंट्स हैं, और ये सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यूज हैं। टाइम इनका इक्वली स्पेस्ड है 0.02 सेकेंड, यानी ये नंबर जो पहला नंबर है ये 0 सेकेंड पे है, ये 0.02 सेकेंड पे, 0.04, 0.06 यूं चल रहा है, फिर अगली लाइन आ जाएगी, फिर अगली लाइन आ जाएगी। तो यूं 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेलरेशन के कॉलम हैं जिनको आपने यूं लाइन बाय लाइन रीड करना है, और इनका टाइम जो है वो 0.02 सेकेंड से इंक्रीमेंट लग रहा है। इसके यूनिट आमतौर पे जो ग्राउंड एक्सेलरेशन होती हैं उनके G यूनिट्स होते हैं, ठीक है। यानी आप फिर उनको किसी भी एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर लें, जो भी उन यूनिट्स में G की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन ये डायरेक्टली एक्सेलरेशन में ही हैं वैल्यूज़ सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपका सारा एनालिसिस इस छोटी सी मिस्टेक से गलत हो सकता है अगर आपने यूनिट नहीं ख्याल किए।
ये यूनिट आपने लाजमन कंसिस्टेंट बनाने हैं उन यूनिट्स के साथ जो आपके मॉडल के यूनिट चल रहे हैं। ठीक है, आपके मॉडल के एक यूनिट चल रहे हैं जो आपकी बॉटम राइट पे लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये यूनिट का ऑप्शन है। ये आपने एक यूनिट सिस्टम सेलेक्ट किया हुआ है, उस यूनिट सिस्टम में एक्सेलरेशन के एक खास यूनिट है, यानी जब भी प्रोग्राम इनपुट लेगा एक्सेलरेशन की तो वो उन यूनिट्स में लेगा। ठीक है, वो यूनिट अगर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है और आपने अर्थ को एक सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का इंपोर्ट कर लिया है तो ये इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी और एनालिसिस में गलती आ जाएगी। तो आपने जो इनका अभी मल्टीप्लायर बनता है, जो भी यूनिट कन्वर्जन का फैक्टर बनता है, वो एज अ स्केल फैक्टर आप दे सकते हैं लोड केस बनाते हुए। ठीक है, सो वो स्केल फैक्टर मल्टीप्लाई होगा इस सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से और उसको उन यूनिट्स में कर देगा जो यूनिट्स आपके मॉडल के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, अभी मैं दिखाता हूं आपको। सो इस इंफॉर्मेशन को जो मुझे इस टेक्स्ट फाइल से मिल गई है ये मैंने नोट कर लिया, अब ये मैंने एंटर करनी है इसको इंपोर्ट करवाने के लिए। सो इसमें देखें है 0.02 सेकेंड है और 2000 पॉइंट्स हैं और 8 कॉलम है। ये मैंने नोट करके इसको कैंसिल कर दिया, इसको सेलेक्ट किया। जब सेलेक्ट किया तो मैंने अब यहाँ पे ये फॉर्म फिल करना है। ये ग्राफ आ तो गया लेकिन इसको आपने एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना, ये फॉर्म को सारे को देखना है। हेडर लाइंस टू स्किप, पहली कुछ लाइनें आप स्किप करवा सकते हैं, वो 2 लाइनें हैं। अगर अब मैं इसको दोबारा से ओपन भी कर लेता हूं साथ ही नोटपैड में, सो ओपन विद करेंगे और इसको नोटपैड कर लेते हैं। सो 2 लाइनें मैं कह रहा हूं पहले स्किप हो जाएं। ठीक है, उसके बाद दोबारा से ई टैब्स पे आ जाते हैं। प्रीफिक्स कैरेक्टर्स पर लाइन टू स्किप, कई दफ़ा यूं होता है कि फाइल इस शक्ल में होती है कि हर लाइन से पहले कोई चीज़ लिखी होती है, एक ही सिंबल डला होता है या कोई भी चीज़ होती है। अगर आपने वो स्किप करवानी है और तो आप उसको कोई कैरेक्टर्स की तादाद दे देंगे, वरना इसको 0 कर देंगे। हमारे केस में तो हर लाइन के स्टार्ट से बस डेटा डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है। नंबर ऑफ पॉइंट्स पर लाइन, ये तो वो है कि एक दफ़ा जो रीड करना है वो 8 हैं, वो उसने खुद ही पिक कर लिया। ठीक है, यानी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये फाइल को रीड करके पिक कर लेता है, बट आपने इसको वेरीफाई ज़रूर करना है। अच्छा, वैल्यूज़ इसमें कैसे डली हुई हैं, टाइम की और उस फंक्शन की वैल्यू डली हुई है, यानी टाइम और एक्सेलरेशन की वैल्यू डली हुई है, या वैल्यूज़ एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ। तो हमारे केस में ये सेकंड ऑप्शन है कि सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ हैं, टाइम की वैल्यूज़ इस फाइल में नहीं है, लेकिन वो एक्सेलरेशन की वैल्यू एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर है जो कि 0.02 है, वो उसने खुद ही कर लिया, वरना इसको चेंज कर देंगे। फॉर्मेट टाइप जो है वो फ्री है या फिक्स्ड है। फिक्स्ड के केस में फिर आप उसको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पर आइटम भी देंगे, यानी वो यूं करेगा कि एक लाइन पढ़ना शुरू करेगा, जब 8 पॉइंट पढ़ लेगा तो अगली लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, इसका एक नाम रख देते हैं, ये जो भी अर्थक्वेक का नाम है और इसको आगे कर देते हैं, इसका नाम भी चलें ये 1 ही रख देते हैं। ठीक है, सो अब ये 40 सेकंड का अर्थक्वेक है। ठीक है, जिसकी ये हिस्ट्री नीचे बनी हुई आ गई है। आप ये नंबर चेंज करेंगे रियल टाइम में, ग्राफ भी चेंज होएगा, करेक्ट हो जाएगा अगर कोई गलती होगी तो। सो मैं इसको ओके करता हूं तो ये मेरा एक फंक्शन सेव हो गया, ALTADENA1 के नाम से एक फंक्शन सेव हो गया। ये फंक्शन अब मुझे पता है कि एक एक्सेलरेशन टाइम हिस्ट्री है जो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। ठीक है, अच्छा, अब ये और फिर मैं रिपीट करता हूं कि ये फंक्शन अब मैंने एज्यूम किया हुआ है कि वो सारे प्रोसेस से गुजर के आया हुआ है, ये ऑलरेडी मॉडिफाइड है, ये उस शक्ल में है कि जिस शक्ल में एनालिसिस में डल सकता है। ठीक है, इसी तरह मैं इसकी दूसरी भी सेव कर लेता हूं, ऐड न्यू फंक्शन में जाता हूं, जल्दी से इसका जो सेकंड है 2 वाला वो भी इसमें कर लेता हूं और वो भी सेम ही होगा सब कुछ, और उसका नाम 2 हो गया और इसको भी मैंने ओके कर दिया। ठीक है, कन्वर्ट टू यूजर डिफाइन करूंगा तो क्या होगा कि ये सारे डेटा पॉइंट्स उस तरह से एक टेबल की फॉर्म में मेरे सामने आ जाएंगे जैसे मैंने मैनुअली एंटर किए हैं, वो 2000 पॉइंट। ठीक है, सो अभी उसको रहने देते हैं, बस इसको ओके करेंगे। सो ये 2 फंक्शन सेव हो गए। अब ये फंक्शन मैंने एज अ ग्राउंड एक्सेलरेशन मॉडल के ऊपर अप्लाई करने हैं, ये अगला स्टेप है। तो इसको मैं ओके कर देता हूं, ये फंक्शन सेव हो गए। अब मैं जाऊंगा लोड केस में और लोड केस बनाऊंगा ऐसा कि जिसमें ये फंक्शन कॉल करूंगा कि ये ग्राउंड की शेकिंग के तौर पे अप्लाई कर दो।
उन यूनिट्स में जो इसके यूनिट हैं, ठीक है। सो मैं जा रहा हूँ डिफाइन लोड केसेस। यहाँ पर आपने ELF का भी लोड केस देखा है, बाकी भी देखे हैं डेड लाइव वगैरह के। ऐड न्यू लोड केस करूँगा और इसमें हम जाएंगे, मैं इसका नाम रख देता हूँ कि EQ। अब यहाँ पर आपने डिसीजन करना है कि आप वो ऑप्शन A में है या B में है। आपने ये दोनों कंपोनेंट 1 और 2 बिल्डिंग की XY में और YX में लगाने हैं अलग अलग, या 1 वाला अलग से X में, 1 वाला अलग से Y में, और फिर 2 वाला अलग से X में और 2 वाला अलग से Y में। यानी वो फैसला अब यहाँ पे करना है। अगर आप 1 में हैं, वो जो सिमेट्रिकल वाला केस था, तो 4 केस बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक अर्थक्वेक के लिए, वो ALT वाले अर्थक्वेक के लिए 4 केस बनेंगे। अगर आप अनसिमेट्रिकल वाले केस में हैं तो 2 केस बनेंगे, ठीक है। सो लेट्स एज्यूम कि हम अनसिमेट्रिकल वाले में हैं, ठीक है। तो मैं यह क्या करता हूँ, उसको मैं केस 1 कह देता हूँ, EQ ALT DENA जो भी उसका नाम था, इसको मैं अंडरस्कोर केस 1 कह देता हूँ। केस 1 का मतलब है कि जब मैं उसका 1 जो है वो X में लगाऊंगा और उसका 2 जो है वो Y में लगाऊंगा, बिल्डिंग के X और Y में। पहली बात ये कि आपने इसकी टाइप अब चेंज करनी है। अब ये लीनियर डायनामिक लोड केस हो गया, तो आपके लिए यहाँ पे टाइम हिस्ट्री की ऑप्शन अवेलेबल है। टाइम हिस्ट्री सेलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर टाइम हिस्ट्री सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म थोड़ा चेंज हो जाएगा और आपने फिर आगे से उसकी फर्दर टाइप भी सेलेक्ट करनी है। ये सोल्यूशन मेथड्स हैं, ये 3-4 तरीक़ों से टाइम हिस्ट्री एनालिसिस रन कर सकता है आपका सॉफ्टवेयर, लेकिन इसमें 2 ऑप्शंस तो ऐसी हैं जो सिर्फ नॉन लीनियर केस पे लगती हैं। आपके लिए लीनियर मॉडल और लीनियर डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ये 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो हम लीनियर डायरेक्ट इंटीग्रेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज आप इस मेथड से वाकिफ़ हैं ऑलरेडी अर्थक्वेक के कोर्स में। जिस तरह स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमने सिंगल डिग्री का पढ़ा था, उसी तरह मल्टीपल डिग्री का ये मेथड है, ठीक है। सो वो कंप्लीट इक्वेशन ऑफ मोशन mu डॉट डॉट प्लस cu डॉट प्लस ku इक्वल टू p ऑफ t, वो अप्लाई होगी इस मॉडल के ऊपर, ठीक है, और उसमें स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट इंटीग्रेशन के जरिए अप्लाई होगी। सो अब यहाँ पे नीचे आ जाएं, डायरेक्टली ऐड करेंगे एक लोड, ठीक है। उस लोड की टाइप जो है वो 2 हो सकती हैं, वो लोड पैटर्न हो सकता है और अभी तक आप इसी से वाकिफ थे, लेकिन दूसरी टाइप है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब अर्थक्वेक एनालिसिस करेंगे तो एक्सेलरेशन सेलेक्ट करेंगे और वो एक्सेलरेशन जो है वो बिल्डिंग के किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है, हम U1 करते हैं, यानी x डायरेक्शन में। फंक्शन क्या होगा उस एक्सेलरेशन का, वो होगा जो हमने अप्लाई किया हुआ है ALT ADENA 1, ठीक है। और स्केल फैक्टर, ये एक नंबर होता है जो लोडिंग के साथ मल्टीप्लाई हो के लोडिंग अप्लाई होती है। तो यहाँ पर आप इसको मुख्तलिफ मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक मकसद ये है कि आप वो जो स्केल फैक्टर, वो जो यूनिट थे वो कंसिस्टेंट नहीं थे लेट से आपके और उस फाइल के, तो उनको कंसिस्टेंट बनाने के लिए जो मल्टीप्लायर आपने लगाना है वो यहाँ लगा दें, उस फाइल को मॉडिफाई ना करें बल्कि यहाँ पे वो स्केल फैक्टर डाल दें। तो वो था सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके लेट से यूनिट जो चल रहे हैं वो है इंच पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के। आपने US कस्टमर ही सेलेक्ट किया हुआ है, तो इंच पर सेकेंड स्क्वायर चल रहे हैं लेट से। तो अब सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को इंच पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करने का जो मल्टीप्लायर है वो यहाँ पे आपको एज अ स्केल फैक्टर देना चाहिए, ठीक है। अगर वो एक्सेलरेशन की फाइल G यूनिट्स में होती, ठीक है, तो इंच पर सेकेंड स्क्वायर में जो G की वैल्यू है वो यहाँ देते, ठीक है, ताकि ये उसको G यूनिट्स को इंच पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर देती मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो ये आप मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं स्केल फैक्टर। एक उनमें से ये है कि आप यूनिट्स को कंसिस्टेंट बना लें। अगर मैं इसको अभी ओके करके आपको सिर्फ दिखा दूं कि इस वक्त आपका जो यूनिट्स हैं वो क्या चल रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं राइट पे, ठीक है। ये बॉटम राइट है, ये यूनिट्स आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा। इस पर आप सिर्फ कर्सर लेके जाएंगे तो एक नया वो ओपन हो जाएगा, एक फॉर्म सा, उसमें हर क्वांटिटी का आगे यूनिट लिखा हुआ कि इस वक्त इस मॉडल में ये यूनिट चल रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन में जाके देख लें कि किन यूनिट्स में एक्सेलरेशन एक्सेप्ट करेगा प्रोग्राम इस वक्त। सो मैं दोबारा से उसी लोड केसेस में ही जाता हूँ और
इसमें वही जो आप में एक बना रहे थे उसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। सो हमने अभी ये किया कि जब ये पहली रो ऐड की तो इसमें हमने किया कि एक्सेलरेशन अप्लाई हो u1 डायरेक्शन में इस फंक्शन के तहत और ये स्केल फैक्टर हो जाए, ठीक है, जो भी स्केल फैक्टर बनता है। फिर इसी में ऐड कर दें, दोबारा से एक्सेलरेशन कर दें, बिल्डिंग का u2 सेलेक्ट कर लें और अब जो फंक्शन सेलेक्ट करें वो ये ALTDENA2 कर लें और फिर उसका भी स्केल फैक्टर वही दे दें, ठीक है। सो अब आपने ये कह दिया प्रोग्राम को कि ALTDENA1 बिल्डिंग की x में लगाओ और एट द सेम टाइम ALTDENA2 बिल्डिंग के y में लगाओ, ठीक है। और जब आप अभी ओके करेंगे तो ये इस नाम से, जो केस 1 के नाम से एक केस बना हुआ है, ये सेव हो जाएगा और ये अब रन होगा, डायनामिक एनालिसिस रन होगा जब भी आप रन करेंगे, ठीक है। इसमें और कुछ एडिशनल पैरामीटर हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो देख लें। नंबर ऑफ आउटपुट टाइम स्टेप्स, आपकी अर्थक्वेक के टाइम स्टेप कितने थे, टोटल कितना था, 2000 डेटा पॉइंट्स। इसका मतलब है कि वो जितना भी 40 सेकंड का अर्थक्वेक है 0.02 इंटरवल पे 2000 पॉइंट्स हैं, यानी जब डिटेल डायनामिक एनालिसिस रन होगा तो हर क्वांटिटी, हर रिस्पांस क्वांटिटी के 2000 आंसर आएंगे, आप पूरे हर टाइम इंस्टेंट पे उसका आंसर आएगा। किसी बीम की शीयर फोर्स है पूरे 40 सेकंड की आएगी, कोई किसी कॉलम की एक्सियल लोडिंग है 40 सेकंड की, यानी 2000 डेटा पॉइंट्स आएंगे हर रिस्पांस क्वांटिटी के। तो आप वो कितने सेव करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि हर डेटा अर्थक्वेक के हर डेटा पॉइंट पे आपका रिस्पांस भी सेव हो, उस पर आउटपुट आए, तो यहाँ पर वही नंबर होना चाहिए जो आपके अर्थक्वेक के डेटा पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे 2000 कर देते हैं। अब ज़ाहिर है इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एनालिसिस का। कुछ लोग टाइम बचाने के लिए ये नंबर कम देते हैं। लेट्स से मैं अगर 1000 दे दूंगा तो हर 0.02 के बाद मेरे पास आंसर नहीं आएगा, 0.04 के बाद आएगा, यानी मेरे पास आंसर जो है उसकी वो आंसर का टाइम स्टेप बढ़ जाएगा। 2000 मैं चाहता हूं कि आउटपुट टाइम स्टेप हो और उन आउटपुट टाइम स्टेप का जो इंटरवल है वो वही हो जो मेरे अर्थक्वेक का है, ठीक है। तो मैं उसको 0.02 कर देता हूं, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन ये है कि जो एनालिसिस का इंजन इस्तेमाल करना है ना, जो आपने जिस मेथड से वो इक्वेशन सॉल्व हो, mu डॉट डॉट प्लस cu डॉट प्लस ku इक्वल टू p ऑफ t, और p ऑफ t असल में अर्थक्वेक है। अब वो किस मेथड से सॉल्व हो, उस मेथड की 4-5 ऑप्शंस हैं। और इसमें अगर आप एक वर्ड देखें न्यू मार्क, शायद आप इससे वाकिफ हो, अर्थक्वेक में हमने जो स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड पढ़ा था वो न्यू मार्क का था, ठीक है। सो देखिए वही मेथड यहाँ ई टैब्स में भी इंप्लीमेंट हुआ है, लेकिन डिफ़ॉल्ट में एक ज़्यादा एफिशिएंट मेथड HHT मेथड इसको कहते हैं, ये डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट हुआ है। बट अगर आप इनमें से किसी और को भी करेंगे तो आपका ज़्यादा फर्क नहीं आएगा रिजल्ट्स में। और सेकंड लास्ट ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है डैम्पिंग। जो जाई की वैल्यू आप 5% देते हैं डायनामिक एनालिसिस में, यानी ये जो इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं सॉफ्टवेयर को ये बता रहा हूं कि वो जो कैपिटल C मैट्रिक्स है यानी डैम्पिंग मैट्रिक्स, वो उसकी इनपुट कहाँ से आएगी, वो इस फॉर्म से में आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए तो एक अलग से डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है, बट मैं चूंकि अभी इसका बैकग्राउंड आपको नहीं बताया हुआ डैम्पिंग का, इसको मैं स्किप करता हूँ और सिंपल ये कह देता हूँ कि आपने ये इंक्लूड एडिशनल मॉडल डैम्पिंग आप कर सकते हैं और इसमें फर्दर मॉडिफाई शो पैरामीटर्स में जाके यहाँ पर आप कांस्टेंट डैम्पिंग की ऑप्शन सेलेक्ट करके 5% यानी 0.05 को टाइप कर सकते हैं। तो बेसिकली जब आप ये कर रहे हैं तो आप सॉफ्टवेयर को बता रहे हैं कि बिल्डिंग के हर मोड की एक ही कांस्टेंट 5% डैम्पिंग यानी जाई की वैल्यू आपने 0.05 फिक्स कर दी पूरे मॉडल के लिए, ठीक है। तो जाई के कॉन्सेप्ट से तो आप वाकिफ़ हैं, डैम्पिंग रेशो, तो हमने वो 0.05 फिक्स कर दिया पूरी मॉडल के लिए। बिल्डिंग कोड्स आमतौर पे यही रेकमेंड करते हैं कि 5% डैम्पिंग आपने यूज़ करनी है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में 0.05 ही लिखा हुआ है, इसी को रहने देंगे, इसको ओके करेंगे, इसको भी ओके करेंगे। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे मॉडल के आगे यस लिखा आ गया, यानी आपने कोई मॉडल डैम्पिंग दी हुई है और वो आपको पता है 5% है। सो ये अब सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब जब आप इसको ओके करेंगे तो ये अब एक केस 1 बन गया।
केस 1 में हमने U1 और U2 डायरेक्शन में 1 और 2 कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं इस एक अर्थक्वेक के। इसी को मैं मॉडिफाई या इसी कॉपी जो है वो मैं बना लेता हूँ, एक ऐड कॉपी ऑफ केस, और उसको मैं केस 2 कह देता हूँ, और उसमें मैं ये उल्टा देता हूँ, इसको U2 कर देता हूँ और इसको U1 कर देता हूँ। ठीक है, सो अब जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो U2 में लगेगा, सेकंड कंपोनेंट U1 में लगेगा। ठीक है, सो ये वो सेकंड केस बना दिया, बाकी सेम ही रहेगा, ओके कर देंगे। तो जो एक कंपोनेंट का टाइम इंटरवल है, डेल्टा टी है, डैम्पिंग है, वही दूसरे की भी रहेगी। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन आपने उल्टा दी। तो ये वो दो केस बन गए हैं जो अलग अलग अब लोड कॉम्बिनेशंस में जाएंगे। जब लोड केस डिफाइन कराएंगे और वहाँ पे ई आ रहा होगा तो पहले ई की जगह केस 1 रखेंगे, फिर नया बनाएंगे उसमें केस 2 रखेंगे। ठीक है, और अगर ये मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर अनसिमेट्रिकल होती तो फिर 4 केसेस बनाते और उसमें ये सेकंड वाला ना रखते। ठीक है, उसमें फिर सॉरी ये सिमेट्रिक होती, बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर मैं इसको ऐड कॉपी ऑफ केस करूं तो बस आप ये निचली रो ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ये निचली रो आप ऐड नहीं करेंगे, बस एक केस के अंदर एक ही रो ऐड करेंगे। सो फर्स्ट कंपोनेंट U1, फर्स्ट कंपोनेंट U2, सेकंड कंपोनेंट U1, सेकंड कंपोनेंट U2, ये 4 केसेस अलग अलग बन जाएंगे और लोड कॉम्बिनेशन में चारों बारी बारी रिप्लेस हो जाएंगे। सो ये है डायनामिक एनालिसिस। अब आप जब एनालिसिस रन कर चुकेंगे तो रिजल्ट्स भी इसके डिफरेंट होंगे, यानी बाकी हर लोडिंग का आपको रिजल्ट एक एक नंबर मिल रहा होगा, और इस अकेले केस के रिजल्ट में आपको टाइम भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी आप कहेंगे कि डेड लोड के अगेंस्ट फ्लाम बीम का मोमेंट दिखाओ तो वो एक फिक्स बेंडिंग मोमेंट आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आप कहेंगे इस लोड के अगेंस्ट बेंडिंग मोमेंट दिखाओ तो फर्दर पूछेगा कि कौन सा बेंडिंग मोमेंट, किसी खास टाइम के ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट था वो, या पूरी हिस्ट्री के दौरान जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया वो। ठीक है, सो वो फिर आपको सेलेक्ट करके फिर बेंडिंग मोमेंट आप देख सकेंगे। ठीक है, पूरे 40 सेकेंड की हर रिस्पॉन्स की हिस्ट्री आपके पास अवेलेबल होगी। मटेरियल डैम्पिंग, जो मटेरियल में ऑप्शन है वहाँ पर आप जो है वो जो डैम्पिंग देंगे वो इसमें ऐड हो जाएगी अगर आप यहाँ पे भी देते हैं तो। ठीक है, वो भी सी मैट्रिक्स में यूज़ होगी, बट वो मटेरियल लेवल पे आपने दे दी। सो वो मटेरियल जहाँ जहाँ पे भी मॉडल में एग्जिस्ट करता है सी मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर उसके मुताबिक बनाएगा। यहाँ पर जो आपने लोड केस में डैम्पिंग दे दी है ये भी सी मैट्रिक्स में इस्तेमाल होगी। तो अगर आपने यहाँ पे दे दिया है तो फिर मटेरियल लेवल पे डिफाइन ना करवाएं। ठीक है, सो इनका क्वेश्चन ये है कि जब आप कोई मटेरियल डिफाइन कर रहे होते हैं, जैसे पहली दफ़ा कंक्रीट डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक मटेरियल डैम्पिंग की ऑप्शन है, और ये फॉर्म भी उससे बड़ा मिलता जुलता है जो अभी फॉर्म आया था। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में 0 डला होता है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे डैम्पिंग देंगे तो आप बेसिकली ये मटेरियल फिर मॉडल में जहाँ जहाँ पे भी फैला हुआ है उसके हिसाब से सी मैट्रिक्स प्रोग्राम बनाएगा। बट आमतौर पे मटेरियल डैम्पिंग चूंकि मालूम नहीं होती, सिर्फ आपको एक ओवरऑल लम्प्ड वैल्यू मालूम होती है डैम्पिंग की 5%, तो आप वो वहाँ पे देते हैं जहाँ लोड केस बना रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम उस जाई से कैसे कैपिटल सी मैट्रिक्स बनाता है या डैम्पिंग मैट्रिक्स, वो फिर एक अलग कहानी है, वो किसी दूसरे सेशन में देखेंगे या उसकी वीडियो अवेलेबल है। अगर आपका पूरा स्ट्रक्चर उसी मटेरियल का बना हुआ है और उसकी मटेरियल डैम्पिंग अवेलेबल है तो आप बेशक यहाँ मटेरियल लेवल पे डिफाइन कर दें और फिर आगे बेशक ना करें, वो खुद ही मटेरियल अपने आप को मैनिफेस्ट कर लेगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी वो एग्जिस्ट कर रहा है मॉडल के अंदर।